नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से तक्षशिला एजुकेशन पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं आपके साथ प्रभात कौशिक। तो बच्चों, हमने हिंदी भाषा में सबसे पहला चैप्टर हिंदी वर्णमाला स्टार्ट किया था और मैंने अब तक यूट्यूब पर 2 वीडियो अब तक अपलोड कर चुके, जिसमें पहली वीडियो में हमने समझा था कि जो टर्मिनोलॉजी होती है हिंदी की, जिसमें हमने समझा था कि हिंदी वर्णमाला, इनके वर्णमाला क्या होती है, वर्ण समूह क्या होता है, ध्वनि क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमने समझ ली थी। ठीक है बच्चों। उसके बाद हमने जो सेकंड वीडियो थी, सेकंड क्लास थी, उसमें हमने पढ़ा था बेटा कि वर्ण के भेद कितने हैं और साथ में हमने स्वर के भेद भी हमने अच्छे से समझ लिया था। ठीक है। तो बेटा आज की जो क्लास होगी हमारी, वो हर एक एग्जाम को टारगेट करते हुए, यानी कि चाहे वो यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे वो यूपीएसआई हो, यानी कि हिंदी किसी भी स्टेट के एग्जाम में अगर आई तो हर एक एग्जाम को टारगेट करते हुए हम चीजों को समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है बेटा। तो आज की जो क्लास होगी बेटा, उसमें हम समझेंगे व्यंजन के भेद, क्योंकि अब तक हमने जो समझा था वो स्वर के भेद और वर्ण के भेद हमने समझ लिया था। ठीक है बेटा। तो स्वर के भेद में हमने समझा था कि जो हमारे मूल स्वर होते हैं, यानी कि मूल स्वरों की संख्या होती है, वो कितनी होती है? मूल स्वरों की संख्या बेटा, मूल स्वरों की संख्या यानी कि मूल स्वर वर्ण कितने होते हैं बेटा? मूल स्वर वर्ण होते हैं बेटा 4। ठीक है बेटा। ये हमने समझा था। कौन कौन से होंगे? ए, ई, उ और री। ठीक है ना। मैं लिख भी देता हूं ताकि एक बार रिवाइज हो जाए। ए, ई, उ और री। तो ये हुए बेटा हमारे मूल स्वर। उसके बाद हमने समझा कि जो दीर्घ स्वर होते हैं, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होगी? तो दीर्घ स्वर होते हैं बेटा 7 दीर्घ स्वर वर्ण। तो ये कितने हुए बेटा? ये हुए 7। तो कौन कौन से होंगे? इनको छोड़कर बाकी जितने भी बचे हुए दीर्घ स्वर है, यानी कि आ के बाद कौन सी? बड़ी ई, बड़ी के बाद बड़ा ऊ, फिर ए, फिर आई और फिर उसके बाद ओ और उसके बाद फिर औ। तो टोटल जो हमारे दीर्घ स्वर हुए वो कितने कहलाए बेटा? वो 7। 3 और 4 7। ठीक है ना। और कुल मूल स्वर हो गए कितने? 4। दीर्घ स्वर संख्या कितनी होगी? 7। तो कुल स्वरों की संख्या कितनी होगी? कुल स्वर, तो कुल स्वर वर्ण, तो कुल स्वर वर्ण कितने कहलाए? 4 और 7 कितना हो गया बेटा? 11। तो कुल स्वर वर्णों की संख्या है हमारी 11। ठीक है बेटा। तो एक चीज तो हमने ये बात समझ ली थी। उसके बाद हमने ये भी समझा था कि जो सजातीय स्वर होते हैं और जो विजातीय स्वर होते हैं वो कौन कौन होते हैं। ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं बेटा, मूल स्वर हमारे कितने हो गए? मूल स्वर हमारे 4 हुए। सजातीय स्वर कितने हो गए? सजातीय स्वर, तो सजातीय स्वर बेटा 3 हुए। कौन कौन से हुए? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। सजातीय स्वर का मतलब होगा एक जैसे स्वरों के मेल से बनने वाले। ठीक है ना। यानी कि एक ही स्वर के मेल से। आ है ए प्लस ए, एक जैसे स्वर के मेल से बनने वाले जो स्वर वर्ण कहलाए वो कहलाए बेटा सजातीय स्वर। ठीक है ना। उसके बाद हमने समझा बेटा विजातीय स्वर, कि विजातीय स्वर क्या होते हैं। तो विजातीय स्वर, तो इनकी संख्या कितनी हुई बेटा? 4। यानी कि विजातीय स्वर का मतलब होगा 2 भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से बनने वाले जो स्वर कहलाते हैं वो विजातीय स्वर कहलाते हैं। ठीक है बेटा। तो कुल स्वरों की संख्या कितनी हुई? तो कुल स्वर वर्ण कितने होंगे बेटा? 4 हुए हमारे मूल स्वर और 3 हुए सजातीय स्वर। 4 और 3 7 और 4 11। तो कुल स्वर वर्णों की संख्या होगी बेटा 11। तो यह सारी चीजें हमने अच्छे से समझ ली थी। ठीक है बेटा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा व्यंजन के भेद। ठीक है। ये हमने थोड़ा सा रिकैप जो दिया वो पिछली ही क्लास का दिया, जिसमें हमने समझा था स्वर के भेद। ठीक है। उसमें हमने उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद की चर्चा की थी, मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद की चर्चा की थी। ठीक इसी प्रकार हमने जीभ की आकृति के आधार पर या फिर मुख की आकृति के आधार पर, ठीक है, हर चीज को हमने अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक है बच्चों। तो चलिए व्यंजन के भेद को समझने का प्रयास करते हैं कि व्यंजन के भेद क्या होंगे। व्यंजन के भेद क्या होंगे तो समझिए बेटा व्यंजन के भेद। ठीक है। चलिएगा। तो अगर मैं बात करूं बेटा व्यंजन की, तो व्यंजन के अगर मैं बात करूं कुल भेद क्या होते हैं, तो कुल भेद की संख्या कितनी होती है? कुल भेद कितने होते हैं व्यंजन के? तो कुल भेद बेटा 5 होते हैं। याद रखोगे कुल भेद कितने होते हैं बेटा? 5 होते हैं। लेकिन व्यंजन के अगर मैं मूल भेद की बात करता हूं तो व्यंजन के जो मूल भेदों की संख्या होती है बेटा वो 3 होती है। चलो समझते हैं बेटा। ठीक है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं पहले ही कि मूल भेद की अगर बात होगी कि व्यंजन के मूल भेद कितने होंगे, तो व्यंजन के मूल भेद की जो संख्या होगी बेटा वो 3 होगी। लेकिन अगर मैं बात करूं कुल भेद कितने होते हैं व्यंजन के, तो कुल भेद की जो संख्या होगी बेटा वो 5 होगी। अब वे 5 कौन कौन सी होगी और 3 कौन कौन सी होगी उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है बेटा। तो सबसे पहला जो भेद होता है हमारा वो क्या होता है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे। सबसे पहला भेद हमारा होता है बेटा स्पर्श, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। इसी को हम वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जानते हैं।
वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। अगर मैं बात करूं स्पर्श व्यंजन की, तो स्पर्श व्यंजन कहां से कहां तक होंगे, तो कै से लेकर मैं तक, कै से लेकर आधे मैं तक, तो ये क्या होंगे बेटा, हमारे स्पर्श व्यंजन होंगे। अगर मैं बात करूं स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो बेटा स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25। कितनी होती है बेटा, 25, यानी कि ये स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25, यानी कि 25 वर्ण होते हैं यहाँ पे। क्लियर हुई बात, ठीक है। जो दूसरा भेद होगा बेटा वो हमारा क्या होगा, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। अब जो अंतस्थ व्यंजन होंगे इनकी संख्या कितनी होगी, 4 होगी। कौन कौन से होंगे, ये, रे, ले और वे, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं और इनकी जो संख्या होती है बेटा वो कितनी होती है, 4, यानी कि ये कितने वर्ण होंगे, 4 वर्ण होंगे, यानी कि 4 व्यंजन कहलाएंगे। बात समझ में आई। लेकिन अगर मैं बात करूं बेटा तीसरा भेद क्या होगा, तो तीसरा भेद बेटा ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो जो ऊष्म व्यंजन होगा इसका दूसरा नाम भी होता है संघर्षी व्यंजन। क्या नाम होता है, संघर्षी व्यंजन भी हम इसको कहते हैं। अब संघर्षी व्यंजनों की संख्या की अगर मैं बात करूं तो संघर्षी व्यंजन यानी कि उस व्यंजनों की संख्या भी बेटा 4 होती है। अब वे 4 कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला है सलजम वाला से के बाद षटकोण वाला से, फिर सपेरे वाला से और साथ में फिर है। तो ये बेटा हमारे उस व्यंजन हुए से और है, ठीक है। तो इनकी संख्या कितनी कहलाई, तो इनकी संख्या भी बेटा 4 कहलाई, यानी कि ये भी कितने वर्ण हुए, ये भी 4 वर्ण हुए, ठीक है। तो इन्हीं को बेटा हम मूल भेद के नाम से जानते हैं। तो यानी कि जो ये मूल भेद की मैं बात की थी कि मूल भेद कितने होते हैं व्यंजन के, तो ये मूल भेद है हमारे, कितने मूल भेद कितने हुए, 3। तो मूल भेद यही है हमारे, जिसमें हम पढ़ते हैं स्पर्श व्यंजन को, अंतस्थ व्यंजन को, ऊष्म व्यंजन को, ये हमारे मूल भेद कहलाते हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद अगर मैं बात करूं चौथे नंबर पे, चौथा नंबर जो होगा बेटा हमारा वो कहलाता है संयुक्त व्यंजन। क्या कहलाता है, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। अब जो संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होगी, तो बेटा संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है। कौन कौन से होते हैं, अक्षय होता है, तरय हो गया, अज्ञ ज्ञानी और सरे। तो ये हमारे 4 वर्ण जो कहलाए ये हमारे संयुक्त व्यंजन कहलाए, ठीक है बेटा। ये हमारे 4 वर्ण जो कहलाए ये हमारे क्या कहलाए, संयुक्त व्यंजन कहलाए, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं बेटा जो 5वां भेद होगा हमारा, उसी को हम क्या बोलते हैं, उक्षिप्त व्यंजन, उक्षिप्त व्यंजन, इसको हम बोलते हैं उक्षिप्त व्यंजन, या फिर इसका दूसरा नाम भी होता है बेटा द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। इसी को और नाम से भी हम जानते हैं। जैसे कि मैं बोल दूं आपको, मान लो पेपर में दे दिया कि बताइए निम्नलिखित 4 विकल्पों में से कौन सा ताड़न जात वर्ण है, यानी कि इसका दूसरा नाम बेटा ताड़न जात भी होता है, ठीक है। इसका एक और नाम होता है बेटा द्विस्पृष्ट व्यंजन भी हम इसी को कहते हैं। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं उक्षिप्त व्यंजन यानी कि द्विगुण व्यंजनों की संख्या क्या होगी, तो बेटा वे 2 होगी। कौन कौन से, डे और ढे, डे और ढे, यानी कि इनके नीचे क्या लगा होता है, बिंदु तल लगा होते हैं, डे और ढे। तो इनकी संख्या कितनी हुई बेटा, 2 हुई। तो इनकी संख्या कितनी हुई बेटा, 2, यानी कि उक्षिप्त व्यंजन कितने हुए, 2 वर्ण हुए। क्लियर हुई बात। तो इस तरीके से हमें एक एक करके ये सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है ना। तो ये अगर हम 5 को देखेंगे तो टोटल भेद कितने हुए व्यंजन के, 5। लेकिन अगर बात करें केवल मूल भेद की कि बताओ व्यंजन के मूल भेद कितने हैं, तो आपको हमेशा आंसर 3 देना है। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि कुल भेद कितने हैं, तो हमेशा आंसर आप क्या दोगे, 5 दोगे। क्लियर हुई बात, ठीक है। तो इस प्रकार मैं ये कह सकता हूं, एक बार इसको नोट कर लेना, ठीक है ना। तो इस प्रकार बेटा मैं ये कह सकता हूं कि हमारे जो कुल व्यंजन है, इसको मैं रफ कर देता हूं उधर से, ठीक है। तो कुल जो व्यंजन है, इधर लिख रहा हूं मैं, कुल व्यंजन, कुल व्यंजन हमारे कितने हो गए, तो भाई 25 तो हो गए स्पर्श व्यंजन, 25 तो हुए कौन से, स्पर्श व्यंजन, ठीक है ना। फिर उसके बाद 4 कौन से हुए, अंतस्थ व्यंजन, 4 कौन से हुए, अंतस्थ व्यंजन। फिर उसके बाद बेटा उस व्यंजन कितने, 4। फिर उसके बाद ये जो हमारे संयुक्त व्यंजन है तो ये भी व्यंजन ही, बस वो अलग बात है कि ये संयुक्त है ना, 2 अलग अलग व्यंजनों के मेल से मिलकर बने हैं। तो ये कितने हो गए बेटा, 4, ठीक है। और उसके बाद ये जो उक्षिप्त व्यंजन है इनकी संख्या कितनी हुई, 2। तो कुल मिला के बात ये हुई कि 25 और 4 29, 29 और 4 33, 33 और 4 37 और 2 39। तो कुल मिलाकर कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होगी बेटा, 39 व्यंजन। कुल व्यंजन कितने हो गए,
39 व्यंजन हुए, जिसमें 25 स्पर्श व्यंजन है, 4 अंतस्थ है और 4 जो है उष्म व्यंजन है और 4 संयुक्त व्यंजन है और 2 उक्षिप्त व्यंजन है। तो कुल व्यंजनों की संख्या कितनी हुई? ये हुई 39 व्यंजन। लेकिन अगर मैं बात करूं बेटा कुल स्वर कितने हैं, कुल स्वर, तो कुल स्वरों की संख्या कितनी होगी? कुल स्वर बेटा हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि कुल स्वरों की संख्या 11 होती है, तो 11 क्या हो गए बेटा? स्वर हुए। क्लियर होगी बात। लेकिन अगर मैं बात करूं कि अयोगवाह की संख्या कितनी होती है, तो अयोगवाह की संख्या कितनी होगी बेटा? अयोगवाह की संख्या होती है 2 होते हैं अयोगवाह। तो इस प्रकार 39 और 11 कितना हुआ बेटा? 50 और 2 52। तो अगर मैं बात करूं कि कुल वर्ण की संख्या कितनी होगी, कुल वर्ण, तो कुल वर्ण कितने कहलाए? ठीक है ना, 39 व्यंजन है जिसमें 4 संयुक्त व्यंजन भी मैंने शामिल कर दिए और 11 स्वर है और 2 अयोगवाह। तो कुल वर्णों की संख्या कितनी होगी? 52 वर्ण। क्लियर हुई बात? यहां तक चीजें क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है बच्चों, तो इसको एक बार नोट कर लो, इस बॉक्स को भी, इस बॉक्स को भी एक बार आप नोट कर लेना। ठीक है ना, तो कुल व्यंजनों की संख्या कितनी हुई? 39। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये बनकर पूछता है, ये आता है बनकर कि लेखन के आधार पर कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो बेटा लेखन के आधार पर कुल वर्णों की संख्या हमेशा 52 बताना। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये बात पूछता है कि बताइए उच्चारण के आधार पर कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो बेटा उच्चारण के आधार पर कुल वर्णों की संख्या 45 होती है। तो इस बात को भी मैं समझाऊंगा भी। ठीक है, एक बार इसको लिख लेना। ठीक है ना, नोट कर लिए एक बार। तो चलो बच्चों, मैं इसको रफ कर देता हूं एक बार। ठीक है, तो मेरा सवाल बेटा ये है कि लेखन के आधार पर कुल व्यंजनों की, वो कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है लेखन के आधार पर। तो लिख लो इस बात को। तो ये पॉइंट बना कि लेखन के आधार पर कुल वर्णों की संख्या 52 होती है, जिसमें 11 स्वर, 11 क्या है बेटा? स्वर, जिसमें 11 स्वर, 35 व्यंजन। अब इन 35 व्यंजन में कौन कौन से होंगे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और आपका उष्म व्यंजन और साथ साथ में उक्षिप्त व्यंजन। तो 25 और 4 कितना? 29, 29 और 4 कितना हो गया बेटा? 33 और 2 कितना हो गया? 35। 25 और 4 29 और 4 33 और 2 35। तो टोटल कितने व्यंजन हो गए? 35। ठीक है, और साथ में 4 संयुक्त व्यंजन। तो यहां पे लिखोगे 4 संयुक्त व्यंजन और 2 अयोगवाह। 2 क्या है बेटा? अयोगवाह। तो टोटल 52 वर्ण होते हैं, यानी कि लेखन के आधार पर कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। कितनी होती है? 52 होती है। ठीक है, कुल वर्णों की संख्या कितनी होगी बेटा? 52 होगी, जिसमें 11 तो होते हैं स्वर और 35 होते हैं बेटा व्यंजन। अब ये 35 व्यंजन कौन कौन से होंगे? स्पर्श व्यंजन होंगे, 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 उष्म व्यंजन और 2 उक्षिप्त व्यंजन। तो टोटल हो गए कितने? 35 व्यंजन, लेकिन 4 संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। तो 35 और 4 कितने हो गए? 39। यानी कि कुल व्यंजनों की संख्या कितनी बेटा? मैंने यहाँ पे लिखी थी अभी कि 39, क्योंकि इसमें हमने 4 संयुक्त व्यंजन को पहले ही इंक्लूड कर लिया था। बात समझ में आई? ठीक है, और साथ में बेटा 2 अयोगवाह होता है। ठीक है ना, लेकिन ये किसके आधार पर होगा बेटा? लेखन के आधार पर। याद रखना, अगर क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि लेखन के आधार पर कुल वर्णों की संख्या कितनी होगी, तो लेखन के आधार पर कुल वर्णों की संख्या बेटा हमेशा कितनी होती है? हमेशा 52 वर्ण होते हैं, वर्णों की संख्या। ठीक है, तो इसको भी बॉक्स में बंद कर लो एक बार। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछता है बेटा कि उच्चारण के आधार पर कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो बेटा 45 होती है उच्चारण के आधार पर। समझिए कैसे। तो मैं इस पॉइंट को मैं लिख देता हूं यहां पे कि कभी एग्जाम में आया तो गलत मत करना। तो मैं यहां पे लिख देता हूं उच्चारण के आधार पर कुल वर्णों की संख्या
उच्चारण के आधार पर कुल वर्णों की संख्या 45 होती है, 45 होती है, जिसमें उच्चारण के आधार पर कुल वर्णों की संख्या 45 होती है, जिसमें 10 स्वर, कितने स्वर है बेटा, जिसमें 10 स्वर 35 व्यंजन, जिसमें 10 स्वर 35 व्यंजन होते हैं, जिसमें 10 स्वर 35 व्यंजन होते हैं। देखो 10 और 35 कितने हुए, 45। तो केवल आपको ये बात याद रखनी है कि उच्चारण के आधार पर कुल वर्णों की संख्या 45 होती है, जिसमें 10 स्वर होते हैं और 35 क्या होते हैं, व्यंजन। अब वो 10 स्वर में कौन कौन सा मतलब कौन सा स्वर हमने हटा दिया, तो बेटा हमने इस 10 स्वर में से री जो स्वर होता है इसको हमने हटा दिया, क्योंकि जो री स्वर होता है ये लेखन के आधार पर हम मानते हैं कि री एक स्वर है, लेकिन लेखन के आधार पर, क्योंकि जब हम इसका उच्चारण करते हैं बेटा तो हम रे पे छोटी की मात्रा लगा के करते हैं, यानी कि री बोलते हैं इसको, तो इसलिए उच्चारण के आधार पर हम री को नहीं शामिल करते। ठीक है बेटा, अगर आपसे कल को क्वेश्चन में ये भी बात पूछ ली जाए कि बताइए लेखन के आधार पर हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होगी, तो आप कहोगे सर 11 होंगी, बात समझ में आई। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए उच्चारण के आधार पर हिंदी में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप वहां पर जवाब जो दोगे वो 10 ही दोगे, क्योंकि हम री को लेखन के आधार पर मानते हैं, न कि उच्चारण के आधार पर। तो मैं समझकर चलता हूं बेटा, आपको ये चीजें क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है बेटा, चलिएगा। अब इन 35 व्यंजन में कौन कौन से थे, 35 व्यंजन में वही थे स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन और उपक्षिप्त व्यंजन। यानी कि हमने उच्चारण के आधार पर किसको छोड़ दिया, एक तो 4 संयुक्त व्यंजन को छोड़ दिया और एक 2 अयोगवाह को छोड़ दिया, यानी कि 4 और 2 6 और 1 री कितना 7, तो 52 में से 7 कम कर दोगे तो कितना बचेगा बेटा, 45 बचेगा। तो याद रखना बेटा, जब भी क्वेश्चन में ये बात पूछता है कि उच्चारण के आधार पर कुल वर्णों की संख्या कितनी होगी, तो हमेशा आप जो जवाब दोगे वो 45 दोगे, जिसमें 10 स्वर और 35 व्यंजन है, यानी कि लेखन के आधार पर कुल वर्णों की संख्या क्या होगी, 52 होगी, जिसमें 11 स्वर 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन और 2 अयोगवाह होते हैं। तो बेटा मैं समझकर चल रहा हूं कि आपको चीजें क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, तो हम व्यंजन के भेद पढ़ रहे थे, तो व्यंजन की अगर मैं बात करूं मूल भेद की, तो मूल भेद क्या होते हैं बेटा, 3 होते हैं, लेकिन कुल भेद की अगर मैं बात करूं तो 5 होते हैं। तो बेटा हमें व्यंजन के भेद को एक एक करके बिल्कुल सीक्वेंस में चीजों को पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो भेद था हमारा वो था स्पर्श या फिर वर्गीय व्यंजन। ठीक है, तो सबसे पहला भेद हम बेटा वही पढ़ेंगे, स्पर्श या वर्गीय व्यंजन। ठीक है, इसको मैं कर देता हूं रफ। ठीक है, चलिएगा। तो बेटा अपनी कॉपी पे सुंदर सा हेडिंग लगा लो। अब क्या लगाओगे, स्पर्श या वर्गीय व्यंजन। तो पहला जो भेद है व्यंजन का वो हमारा क्या होगा, स्पर्श या फिर वर्गीय व्यंजन। इसको समझने का प्रयास करते हैं भाई, स्पर्श या वर्गीय व्यंजन। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है, 25 होती है। तो इनकी संख्या कितनी होती है बेटा, 25 होती है। ठीक है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या। अब मैं एक बार लिख देता हूं कि स्पर्श व्यंजन क्या है, फिर उसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो बेटा स्पर्श व्यंजन क्या है देखिएगा। तो मैं इधर लिख रहा हूं कै वर्ग, ठीक है, कै वर्ग, ये कौन सा वर्ग हो गया, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग। ठीक है, कै वर्ग कंठ, ये होगा तालु, ये हो गया बेटा मूर्धा, मूर्धन्य भी बोलते हैं, ये हो गया बेटा दंत और ये हो गया बेटा ओष्ठ, ये हो गया ओष्ठ। क्लियर हुई बात। तो कै वर्ग में कौन कौन से वर्ण होंगे उनको मैं यहां पे एक बार लिख देता हूं। ठीक है, तो कै, खे, गे, घे और अंग। क्लियर हुई बात। चै, छे, जै, झै और अइया, टे, ठे, डे, ढे और अणे, ते, थे, दे, धे और ने, पे, फे, बे, भे और में। तो बेटा एक छोटी सी चीज और समझ के चलना,
किसी भी किताब में आपको ये नहीं मिलेगा कि ये सारे आधे होते हैं। ठीक है, देखिए जो स्पर्श व्यंजन होते हैं बेटा, इन सब के नीचे, स्पर्श व्यंजनों के नीचे हलंत लगा होता है, हलंत का प्रयोग होता है। लेकिन तुम कोई भी किताब अगर आपके पास होगी तो उसमें किसी भी किताब में आपको दिखेगा नहीं कि इनके नीचे हलंत होता है। तो याद रखना, जितने भी स्पर्श व्यंजन होते हैं बेटा, ये सारे के सारे क्या होते हैं? आधे होते हैं। स्पर्श व्यंजन कैसे होते हैं? आधे होते हैं। इस बात को आपको याद रखनी है हमेशा। ठीक है बेटा, तो ये सारे क्या है? आधे हैं। जबकि बच्चा जो है बस जैसे किताब में लिख रहता है उसी को मान लेता है, जबकि जो है ये सारे के सारे आधे होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये जो है हमारे ये स्पर्श व्यंजन है। तो जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये सारे के सारे क्या है? स्पर्श व्यंजन है। इनकी संख्या कितनी होगी बेटा? 25, क्योंकि कितने वर्ग है? 1 2 3 4 5, 5 वर्ग है, और एक वर्ग में व्यंजनों की संख्या कितनी हुई? 5। तो इसलिए अगर टोटल वर्ग 5 है और एक वर्ग में व्यंजनों की संख्या 5 है तो 5 पंजे 25, तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होगी बेटा? 25 होगी। तो एक पॉइंट तो ये हुआ कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होगी? स्पर्श व्यंजनों की संख्या होगी बेटा 25। एक तो बात को आपको ये याद रखना है। क्लियर हुई बात? अब दूसरी बात बेटा ये बात याद रखनी है कि स्पर्श व्यंजन को हम वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं? तो उसका कारण बेटा केवल इतना सही है, क्योंकि ये वर्गों में बटा हुआ है, तो इसलिए हम स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। बात समझ में आई? केवल ये कारण था इसका। ठीक है, अब स्पर्श व्यंजन होता क्या है? स्पर्श व्यंजन होता क्या है? तो स्पर्श व्यंजन का मतलब होता है बेटा जीभ के स्पर्श से उच्चारित वर्ण को ही हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो इस पॉइंट को मैं लिख देता हूं कि जीभ के स्पर्श से उच्चारित वर्ण ही क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो मैं पॉइंट बना के लिखता हूं बेटा। पहला पॉइंट ये हो गया स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। दूसरा पॉइंट हो गया जीभ के स्पर्श से, क्योंकि स्पर्श यानी कि टच कर रहे हैं ना, जीभ को स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है ना, तो जीभ के स्पर्श से उच्चारित वर्ण क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि मैं ये कह सकता हूं एक तरीके से कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु फेफड़ों से मुंह के विभिन्न अंगों को, जैसे कंठ, तालु, मुर्दा, दंत और ओष्ठ को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, तो इसी को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो इस पॉइंट को भी हम लिख देते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु फेफड़ों से मुंह के विभिन्न भागों, मुंह के विभिन्न अंगों या विभिन्न भागों, मुंह के विभिन्न अंगों को स्पर्श करते हुए बाहर निकले, अंगों को स्पर्श करते हुए बाहर निकले, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। जब हम क वर्ग के वर्णों का उच्चारण करते हैं तो ये जो वायु होती है ये कंठ को स्पर्श करते हुए बाहर निकलेगी। जब हम च वर्ग के वर्णों का उच्चारण करते हैं तो ये तालु को जो है स्पर्श करते हुए बाहर निकलेगी। जो हवा निकलेगी हमारे फेफड़ों से वो मुंह के विभिन्न अंगों, यानी कि जो कंठ, तालु, मुर्दा, दंत और ओष्ठ है, ये हमारे मुंह के अंदर जो अंग है, अलग अलग भाग है, उन्हीं को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है वायु। तो इसी कारण हमने इसका नाम क्या रखा? स्पर्श व्यंजन। बात समझ में आई? यानी कि नाम से ही स्पष्ट है कि हवा का स्पर्श करना, किसके? जीभ के, है ना। तो जीभ के स्पर्श से उच्चारित वर्ण या फिर जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु फेफड़ों से मुंह के विभिन्न अंगों को स्पर्श करते हुए बाहर निकले, तो इसी को क्या बोलते हैं बेटा? हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। अब छोटी सी चीज यहां पे समझ के चलना है बेटा। अब यहां पे मैं जो क्लासिफिकेशन करूंगा स्पर्श व्यंजन का उसको समझना है। ठीक है बेटा, चलिएगा तो मैं लिख देता हूं यहां पे। अगर बेटा मैं बात करूं, ये जो च छ जय झ, च छ जय झ, ये जो च छ जय झ है ये क्या है?
ठीक है बेटा। हालांकि ये 25 के 25 स्पर्श व्यंजन तो है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे वर्णों का नाम जो है अलग अलग रखा गया है, जैसे कि च, छ, जय, झे। तो बेटा इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्पर्श संघर्षी वर्ण, स्पर्श संघर्षी व्यंजन या स्पर्श संघर्षी वर्ण। देखो ये स्पर्श व्यंजन तो सारे के सारे ही है 25 के 25, लेकिन मैं स्पेशली च, छ, जय, झे की मैं बात कर रहा हूं, तो इसका जो नाम है च, छ, जय, झे का, इसका जो नाम है वो स्पर्श संघर्षी वर्ण है, यानी कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन। क्लियर हुई बात। कई बार क्या करेगा एग्जामिनर, तुम्हें 4 ऑप्शन देगा। अब 4 ऑप्शन देकर आपसे केवल इतनी सी बात पूछ लेगा कि बताइए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा स्पर्श संघर्षी वर्ण है। तो एक ऑप्शन आपको च, छ, जय, झे में से मिलेगा, बाकी 3 ऑप्शन बाकी इनमें से मिलेंगे। बात समझ में आई। तो स्पर्श संघर्षी वर्ण क्या कहलाएगा, च, छ, जय, झे। ठीक है, इसका मैं नाम लिख देता हूं यहां पे, स्पर्श संघर्षी वर्ण, इसी के नीचे लिख देता हूं। ठीक है बेटा, स्पर्श संघर्षी वर्ण, या इधर लिख रहा, ठीक है ना, स्पर्श संघर्षी वर्ण। तो ये क्या कहलाए बेटा, स्पर्श संघर्षी वर्ण कहलाए। बात समझ में आई। लेकिन बेटा अगर मैं बात करूं कि ये जो टे, ठे, डे, ढे है, ये क्या है, टे, ठे, डे, ढे है, ये क्या है, टे, ठे, डे, ढे, इसका क्या नाम है, टे, ठे, डे, ढे का क्या नाम है। तो बेटा टे, ठे, डे, ढे का नाम क्या है, कर्कश या कठोर ध्वनि। क्या है बेटा, कर्कश या कठोर ध्वनि। ठीक है, तो इसका भी नाम आपको मैं यहां पे लिख देता हूं कि ये क्या है बेटा, ये कर्कश या फिर कठोर ध्वनि है, कर्कश या कठोर ध्वनि। बात समझ में आई, कर्कश या कठोर ध्वनि। बात समझ में आई। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं बेटा डे और ढे की, डे और ढे की, तो जो डे और ढे है, अगर इनको उछलाकर बिंदु तल पे टिका दिया जाए तो ये जो टे और ढे है ये क्या बन जाते हैं, यही वर्ण उपक्षिप्त व्यंजन यानी कि द्विगुण व्यंजन भी बन जाते हैं। ठीक है ना, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, द्विगुण व्यंजन, क्योंकि इसी से बनते हैं द्विगुण। यानी कि जब इन डे और ढे को हम बिंदु तल पे टेक देते हैं या रख देते हैं तो ये क्या कहलाते हैं बेटा, ये कहलाते हैं उपक्षिप्त या द्विगुण व्यंजन। तो मैं इसको नाम दे रहा हूं इधर, है ना, उपक्षिप्त या द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। बात समझ में आई। ठीक है, लेकिन बेटा अगर मैं बात करूं कि जो बाद के जो तुम्हें दिखाई दे रहे होंगे ये अंगे, अइया, अणे, ने और में, ये क्या है, तो इन्हीं को बेटा हम बोलते हैं नासिक्य वर्ण। इनको क्या बोलते हैं हम, नासिक्य वर्ण। तो बाद के जो वर्ण कहलाए इनको क्या बोलते हैं बेटा, नासिक्य वर्ण, नासिक्य वर्ण। तो जो बाद के कहलाए, तो इसका मैं नाम ही इधर दे देता हूं, नासिक्य वर्ण, नासिक्य वर्ण। तो बाद के अंगे, अइया, अणे, ने और में, यह क्या कहलाते हैं बेटा, नासिक्य वर्ण कहलाते हैं। बात समझ में आई। 1 मिनट बेटा होल्ड रखना। ठीक है, चलिए बेटा हम कहाँ थे, हम यहाँ पे थे। तो इनको क्या बोलते हैं बेटा, नासिक्य वर्ण बोलते हैं। बात समझ में आई। ठीक है, चलिएगा। तो अब हमें बेटा एक एक करके चीजों को समझना है। अब हम जो है सबसे पहले समझेंगे किसको, स्पर्श संघर्षी वर्ण को समझेंगे, स्पर्श संघर्षी वर्ण को, स्पर्श संघर्षी वर्ण को समझेंगे कि स्पर्श संघर्षी वर्ण क्या है। उसके बाद बेटा हम समझेंगे कर्कश या कठोर ध्वनि, टे, ठे, डे, ढे को। बात समझ में आई। उसके बाद बेटा हम समझेंगे उपक्षिप्त वर्ण को, ठीक है ना, उपक्षिप्त यानी कि द्विगुण व्यंजन को। बात समझ में आई। ठीक है, उसके बाद हम जो समझेंगे बेटा, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे ये जो पंचमाक्षर है यानी कि नासिक्य वर्ण, ये क्या है। ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूं रफ। तो सबसे पहले बेटा आप अपनी कॉपी पे हेडिंग लगा लो, क्या लगाओगे, स्पर्श संघर्षी वर्ण। ठीक है बेटा, चलिएगा। तो अपनी कॉपी पे हेडिंग लगा लो, स्पर्श संघर्षी वर्ण। देखिएगा, तो हमारा जो पॉइंट हुआ, हम अभी स्पर्श व्यंजन के बारे में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजन में ही जो छोटी छोटी चीजें हैं उसके बारे में समझेंगे पहले। ठीक है ना, स्पर्श व्यंजन को ही खत्म करेंगे। ठीक है, तो स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। देखिए बेटा, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, नाम से ही स्पष्ट है कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ठीक है, स्पर्श भी है,
स्पर्श भी है साथ में और संघर्ष भी है, यानी कि घर्षण भी होगा। तो इस बात का मतलब है कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय वायु फेफड़ों से जब निकलती है स्पर्श तो करती है लेकिन साथ में एक रगड़ पैदा करती है, घर्षण पैदा करती है, उसी के साथ जो है बाहर निकलती है। तो इसीलिए नाम से स्पष्ट हुआ कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से होंगे, तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन च छ जय झ होंगे। तो जब आप इनका उच्चारण करते हो स्पर्श करते हुए एक रगड़ के साथ बाहर जो है वायु निकलती है। बात समझ में आई? तो कौन कौन से होंगे बेटा वो लिख लो आप एक बार, च छ जय झ, च छ जय और झ। तो कितनी संख्या हुई स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की? स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की संख्या होती है बेटा 4, तो 4 होती है इनकी संख्या। क्लियर होगी बात? कितनी संख्या है भाई? 4। लो मैं यहां लिख देता हूं, ये पहला पॉइंट हो गया। तो संख्या कितनी हुई इनकी? 4। संख्या कितनी हुई? 4। ठीक है, यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, मैं लिख भी देता हूं उस बात को, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु फेफड़ों से स्पर्श करते हुए रगड़ या घर्षण के साथ बाहर आए, रगड़ या घर्षण के साथ बाहर निकलती हो। बात समझ में आई? रगड़ या घर्षण के साथ बाहर निकलती हो। तो जब आप च का उच्चारण करते हो या छ का उच्चारण करते हो, जय का उच्चारण करते हो या झ का उच्चारण करते हो, तो ये जो है मुंह के तालू वाले भाग को स्पर्श तो करेंगे, लेकिन जब बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, तो साथ में घर्षण के साथ बाहर जो है वायु निकलती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तो बेटा उम्मीद है कि अगर यहां से सवाल बन के आया कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से होंगे, तो आप बिल्कुल भी गलत नहीं करोगे। या आपसे पूछ लिया जाए कि स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की संख्या क्या होगी, तो स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की संख्या क्या होगी बेटा? 4 होगी। ठीक है बेटा, तो इतनी बात समझ में आई होगी। तो अब जो अगर मैं बात करूं बेटा किसकी, कर्कश या कठोर ध्वनि कि कर्कश या कठोर ध्वनि कौन सी होती है, तो टेट है, डेट है। कर्कश या कठोर ध्वनि यानी कि कठोर ध्वनि एक तरीके से, यानी कि कुल मिला के ये बात है कि तड़क भड़क की जो तेज आवाजें होती है, तड़क भड़क की जो तेज आवाजें होती है, उसमें हम इन्हीं वर्णों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कि ढोल नगाड़े की जो तेज आवाज होती है, तो उसमें भी हम इन्हीं वर्णों का ही इस्तेमाल करते हैं एक तरीके से। यानी कि जो छत पर जो कौवा होता है वो काव काव की आवाज करता है, तो उसमें भी वो इसी की आवाज निकालता है। बात समझ में आई? जो तड़क भड़क की तेज आवाज होगी वो हमेशा कर्कश या कठोर ध्वनि होगी। तो बेटा अपनी कॉपी पे हेडिंग लगा लो कर्कश या कठोर ध्वनि, इसको मैं कर देता हूं रफ। ठीक है बेटा, चलिएगा, तो हेडिंग लगा लो कर्कश या कठोर ध्वनि। चलिएगा बेटा, तो अगला जो हेडिंग है बेटा आपका क्या है? कर्कश या कठोर ध्वनि। कठोर ध्वनि, बात समझ में आई? तो अगर मैं बात करूं कर्कश या कठोर ध्वनि की संख्या कितनी है या कौन कौन से वर्ण है, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, 4 विकल्प दे देगा, पूछ लेगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी कर्कश ध्वनि है या कर्कश वर्ण है या कठोर ध्वनि है। तो इन 4 में से कोई एक आपको ऑप्शन में दिया जाएगा, बाकी इन 4 के अलावा कोई भी आपको 3 विकल्पों में दे दिया जाएगा। जिस बच्चे ने ढंग से पढ़ रखी होगी हिंदी वो उसको सही करेगा, और जिस बच्चे ने बस ऊपर से पढ़ रखी होगी, शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में पढ़ा होगा कि शॉर्ट नोट्स मुझे कहीं से मिल जाए, तो बेटा शॉर्ट नोट्स में तो फिर छोटे छोटे ही क्वेश्चन मिलते हैं, हल्के फुल्के क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है ना, लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि अगर यूपी कांस्टेबल में 37 क्वेश्चन है, तो अगर आप ये चाहते हो कि 37 के 37 क्वेश्चन आप ठीक कर पाओ, तो तुम ठीक तभी कर पाओगे जब बारीकी से चीजों को समझोगे, पढ़ोगे। और वैसे भी रटने की तो कोई चीज है ही नहीं ना, 1-2 बार तुम एक बार रीडिंग कर लेना, अपना आप ही याद हो जाएगी। मैं तो इस तरीके से बिल्कुल सीक्वेंस में चीजों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि बच्चे को एक बार पढ़ने से ही चीजें समझ में आ जाए। ठीक है ना, चलिएगा, तो कर्कश या कठोर ध्वनि की अगर मैं बात करूं बेटा, तो कौन कौन सी होगी? पहला पॉइंट में लिखो टे, ठे, डे और ढे। तो कर्कश या कठोर ध्वनि ये 4 है। तो संख्या कितनी है बेटा इनकी? संख्या है भाई 4। संख्या कितनी है? संख्या है 4। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि कर्कश यानी कि कठोर, नाम से स्पष्ट है, यानी कि तड़क भड़क की तेज आवाजें, वो हमेशा क्या कहलाती है? कर्कश या कठोर ध्वनि। तो लिख देते हैं तड़क भड़क की तेज आवाजें, तेज आवाजें,
या तेज आवाज, तड़क भड़क की तेज आवाज, या फिर मैं कह सकता हूं ढोल नगाड़ों में ढोल नगाड़ों से उत्पन्न तेज आवाज, ठीक है ना, ढोल नगाड़ों से उत्पन्न तेज आवाज, ये भी क्या कहलाई बेटा, ये भी हमारी क्या कहलाई, कर्कश ध्वनि कहलाई आवाज। या फिर मैं कह सकता हूं कि कौवा द्वारा कांव कांव की तेज आवाज, ठीक है ना, कौवे द्वारा उत्पन्न कांव कांव की तेज आवाज, तो वो भी क्या होगी बेटा, कर्कश या कठोर ध्वनि होगी। यानी कि कुल मिला के बात यह है, कर्कश या कठोर ध्वनि वही कहलाई जाएगी जो तुम्हारे कानों को प्रिय नहीं लगती। बात समझ में आई? तुम्हारे कानों में एकदम तड़क भड़क की तेज आवाजें जो भी जाएगी वो हमेशा टे ठे डे इन वर्णों का ही इस्तेमाल होता है उनमें एक तरीके से। बात समझ में आई? तो अगर क्वेश्चन यहां से बनकर आया तो बेटा गलत बिल्कुल नहीं करना, ये बात मान के मैं चल रहा हूं, ठीक है ना, चीजों को समझना है, ठीक है। चलिएगा, तो इतनी बात अगर आपके समझ में आई तो बेटा अब मैं बात करता हूं किसकी, उक्षिप्त व्यंजन की, यानी कि द्विगुण व्यंजन की। तो मैं इसको रफ कर देता हूं, एक बार नोट कर लो जल्दी से, ठीक है, नोट कर लिया होगा। चलिएगा, तो अगर बेटा मैं बात करूं उक्षिप्त या द्विगुण व्यंजन, उक्षिप्त का मतलब होता है उछलना, यानी कि जो ये डे और ढे है ये उछलकर अगर बिंदु तल पर टिक जाए तो इसी को हमने क्या बोल दिया, उक्षिप्त व्यंजन बोल दिया। हालांकि संस्कृत में उक्षिप्त व्यंजनों का प्रयोग नहीं होता, तत्सम शब्दों में उक्षिप्त व्यंजनों का प्रयोग नहीं होता, लेकिन हिंदी में इसका प्रयोग क्यों हुआ, क्योंकि अरबी फारसी भाषा के प्रभाव से ये हिंदी में प्रयोग होने लगे। बात समझ में आई? संस्कृत में इनका कोई प्रयोग नहीं है, ठीक है ना। चलिएगा, तो हेडिंग लगा लो उक्षिप्त व्यंजन, उक्षिप्त है ना, उक्षिप्त व्यंजन, या इसका दूसरा नाम भी है बेटा, क्या है, द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। एक नाम हो रहा है बेटा इसका द्विस्पृष्ट व्यंजन, या फिर इसका एक नाम हो रहा है बेटा ताड़नजात वर्ण, ताड़नजात वर्ण, ठीक है। अब एग्जाम में पता नहीं कौन सा शब्द तुम्हें दिख जाए, पता चला तुम तो पढ़ गए थे उक्षिप्त व्यंजन के बारे में या द्विगुण व्यंजन के बारे में, वहां तुमसे पूछ लिया ताड़नजात वर्ण बताइए कौन से होंगे, पता लगा जो एकदम हवा गोड़ होगी तुम्हारी एकदम से, ताड़नजात तो हमने कभी सुना भी नहीं, ठीक है ना। तो अगर ताड़नजात वर्ण बोलते हैं तो समझ लेना बेटा ये उक्षिप्त व्यंजन की ही बात कर रहा है, ये द्विगुण व्यंजन की ही बात कर रहा है। अब जैसे कि द्विस्पृष्ट व्यंजन है, मैं कह सकता हूँ 100% जो भी बच्चे वीडियो देख रहे होंगे, है ना, द्विस्पृष्ट व्यंजन का नाम भी नहीं सुना होगा तुमने। अगर तुमने छोटी मोटी किताब लेके हिंदी पढ़ भी ली होगी, हिंदी वर्णमाला पढ़ी भी होगी, तो उसमें तो जिक्र भी नहीं है द्विस्पृष्ट का। बात समझ में आई? तो ये छोटी छोटी चीजें ही एग्जामिनर आजकल फंसाता किन आधार पर है, शब्दों के जाल में फंसाता है हमेशा, तो तुम्हें शब्दों के जाल में नहीं फंसना कभी भी, ठीक है। तो चलिएगा, अगर मैं बात करूं किसकी, उक्षिप्त व्यंजन की, तो कौन कौन से है बेटा, एक तो डे है और एक ढे है, लेकिन इनके नीचे हमेशा क्या होता है, बिंदु तल होता है, इनके नीचे हमेशा क्या होता है, बिंदु तल। तो अगर मैं बात करूं कि इनकी संख्या कितनी है, तो बेटा इनकी जो संख्या है, इनकी संख्या याद रखना हमेशा 2 होती है। बात समझ में आई? संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अब बात को समझो, देखिए बेटा इनका जब उच्चारण करते हैं हम, किनका, ताड़नजात वर्णों का, यानी कि उक्षिप्त व्यंजनों का, तो बेटा झटके के साथ हमेशा उच्चारण होगा, एक बल देकर उच्चारण होगा, फोर्स देकर उच्चारण होगा, झटके के साथ उच्चारण होगा। क्लियर हुई बात? और इसका उच्चारण स्थान कहाँ होगा, मूर्धा होगा, मूर्धा से। इनको भी हम बाद में समझेंगे कि उच्चारण स्थान के बारे में अलग से टॉपिक होगा ये, कि किसका उच्चारण स्थान कहाँ से किस तरीके से होगा। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे कि कै वर्ग कंठ से, कंठ का मतलब गला होता है, तालु का मतलब जो, चलो मैं बाद में डिस्कस करूंगा इस बात को, ठीक है ना। तो संख्या कितनी है बेटा, 2। तो इनका जो उच्चारण होगा हमेशा झटके के साथ उच्चारण होगा, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये होगी बेटा कि इन वर्णों का जो यूज होगा, यानी कि प्रयोग होगा,
वो कभी भी किसी शब्द के प्रारंभ में नहीं होगा। यानी कि उक्षिप्त वर्णों का प्रयोग कभी भी किसी शब्द के प्रारंभ में नहीं होता, हमेशा या तो बीच में होगा शब्द के या फिर शब्द के अंत में होगा। बात समझ में आई। लेकिन बेटा अगर किसी शब्द के प्रारंभ में इन उक्षिप्त वर्णों का प्रयोग हुआ तो ध्यान रहे बेटा उनके नीचे कभी बिंदु तल का प्रयोग नहीं होता। बात समझ में आई। तो इस बात को भी मैं लिख देता हूं, ठीक है ना, कभी भूल जाओ तुम, ठीक है ना। तो पॉइंट बनाओ, इन वर्णों का उच्चारण, इन वर्णों का उच्चारण, इन वर्णों का उच्चारण हमेशा झटके के साथ बल देकर होता है, झटके के साथ बल देकर होता है। ठीक है बेटा। दूसरा पॉइंट क्या होगा कि इन वर्णों का प्रयोग कभी भी किसी शब्द के प्रारंभ में नहीं होता। इन वर्णों का प्रयोग कभी भी किसी शब्द के प्रारंभ में नहीं होता, प्रारंभ में नहीं होता। अर्थात शब्द के बीच में या अंत में प्रयोग होता है, अंत में प्रयोग होता है। या तो बीच में प्रयोग होगा या फिर अंत में प्रयोग होगा। ठीक है, एग्जाम्पल समझिए। ठीक है, इसके बाद बेटा हम जो है उक्षिप्त व्यंजन के बाद पढ़ेंगे बेटा नासिक्य वर्ण, यानी कि नासिक्य वर्ण, इनके बारे में समझेंगे। सबसे लास्ट का टॉपिक हमारा यही होगा। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ रफ अभी। ठीक है, इसके बाद जो है मैं इधर लिखता हूँ। ठीक है, चलिएगा। तो हम बात कर रहे थे उक्षिप्त व्यंजन की। तो उक्षिप्त व्यंजन का प्रयोग कभी भी किसी शब्द के प्रारंभ में नहीं होता। तो अगर हुआ तो शब्द के बीच में होगा या शब्द के अंत में होगा। बात समझ में आई। तो इस बात को लिख लिया। जैसे कि एग्जाम्पल से चीजों को समझो बेटा। तो एग्जाम्पल हमारा क्या हो सकता है, जैसे कि मैंने बोला सड़क। अब जो सड़क है बेटा, तो सड़क जो है इसमें उक्षिप्त व्यंजन ये डे का प्रयोग हुआ तो बीच में हुआ। बात समझ में आई। सड़क, जैसे कि मैंने लिख दिया मेंढक, मैंने क्या लिख दिया बेटा मेंढक। तो मेंढक जो होगा तो बीच में प्रयोग हुआ, डे जो है डे के नीचे बिंदु तल भी है। लेकिन अगर बेटा हम इस तरीके से मेंढक लिख दे तो बेटा ये जो है हमारा शुद्धवर्तनी नहीं कहलाई जाएगी, जब तक हम जो है इसके नीचे बिंदु तल का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर हुई बात। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे चढ़। अब जो चढ़ है तो जो डे और ढेर, यानी कि जो ढे का प्रयोग हुआ बेटा ये शब्द के अंत में हुआ। ढे का प्रयोग कहाँ हुआ, शब्द के अंत में हुआ। क्लियर हुई बात। तो इसका मतलब बीच में भी हो सकता है और अंत में भी हो सकता है, लेकिन कभी भी शब्द के प्रारंभ में नहीं होगा। ठीक है ना। जैसे कि मैं लिख दिया पढ़ना, बीच में प्रयोग हो गया। ठीक है ना। चढ़ना तो बीच में प्रयोग हो गया, लेकिन कभी भी शब्द के प्रारंभ में प्रयोग नहीं होगा। क्लियर हुई बात। ठीक है, तो ये थे इसके कुछ एग्जाम्पल इस पॉइंट के कि इन वर्णों का प्रयोग कभी भी किसी शब्द के प्रारंभ में नहीं होता, अर्थात शब्द के बीच में या अंत में प्रयोग होता है। ठीक है बेटा। तो इसके बाद जो पॉइंट हुआ, इसके बाद जो पॉइंट मैं लिखूंगा, मैं पॉइंट लिखता हूं ये। ठीक है ना, कि यदि इन वर्णों का प्रयोग किसी शब्द के प्रारंभ में होता है, लिख लो इस बात को। यदि इन वर्णों का प्रयोग, कौन से वर्णों का, उक्षिप्त वर्णों का, यदि इन वर्णों का प्रयोग किसी शब्द के प्रारंभ में होता है, यदि इन वर्णों का प्रयोग किसी शब्द के प्रारंभ में होता है तो इनके नीचे बिंदु तल का प्रयोग नहीं होता। तो इन वर्णों के नीचे बिंदु तल का प्रयोग नहीं होता।
जैसे कि एग्जाम्पल को समझिए बेटा, एग्जाम्पल से चीजें क्लियर होती है हमेशा। जैसा कि आपने सुना होगा एग्जाम्पल में ढक्कन, ढक्कन सब सुना होगा, आप बोलते भी होंगे एक दूसरे को आपस में कि तू ढक्कन है क्या, ठीक है ना। तो उसी शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूं, ढक्कन, ठीक है ना, ढक्कन। अब जो ढक्कन शब्द होगा, अगर गलती से आपने बिंदु तल का प्रयोग कर दिया तो इसका मतलब शुद्धवर्तनी के हिसाब से ये गलत हो जाएगा, गलत माना जाएगा। बात समझ में आई? ढक्कन हो गया, या फिर मैं बोल दूं बेटा डेयरी बोल दूं, डेयरी। अब जो डेयरी है, अगर इस शब्द के नीचे तुमने बिंदु तल का प्रयोग कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, डेयरी हो गया। डमरू हो गया, डमरू, ठीक है। तो डमरू जो शब्द है, तो डमरू शब्द में डे आया और डे के नीचे बिंदु तल का प्रयोग नहीं होगा। बात क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है ना। अगर किसी शब्द के प्रारंभ में इन वर्णों का प्रयोग होगा तो कभी भी इनके नीचे बिंदु तल का प्रयोग नहीं होता। क्लियर हुई बात? ठीक है। और जो लास्ट का पॉइंट होगा बेटा वो ये होगा कि इन वर्णों का प्रयोग, इन वर्णों का प्रयोग तत्सम शब्दों में, तत्सम मतलब संस्कृत के शब्दों में, ठीक है ना, तत्सम शब्दों में नहीं होता। और ये चीज बेटा मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि संस्कृत में इन वर्णों का प्रयोग कभी हुआ ही नहीं, लेकिन हिंदी में इनका प्रयोग होने का कारण केवल इतना सा, क्योंकि अरबी और फारसी भाषाओं के से प्रभावित होकर जो है हिंदी ने इन वर्णों को जो अडॉप्ट कर लिए। बात समझ में आई? क्योंकि हिंदी ने बहुत सारे वर्णों को अडॉप्ट किए हुए हैं, बहुत सारी चीजों को अडॉप्ट कर रखी है। बात समझ में आई? तो ये अरबी और फारसी भाषा के प्रभाव से जो है हिंदी में इनका प्रयोग होना शुरू हुआ। क्लियर हुई बात? लेकिन संस्कृत में कभी इनका प्रयोग नहीं हुआ, ठीक है। तो इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि इन वर्णों का प्रयोग जो है तत्सम शब्दों में नहीं होता। तो ये जो उपक्षिप्त वर्ण था बेटा, ये बिल्कुल डिटेल में आपको मैंने समझा दिया, ये बात एकदम क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। चलिएगा, तो इसका उच्चारण स्थान कहां से होगा? मूर्धा से होगा। ये बात हम बाद में डिस्कस करेंगे जब उच्चारण स्थान की बात होगी, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका। इसके बाद बेटा हमें पढ़ेंगे नासिक्य वर्ण। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे बेटा? नासिक्य वर्ण। चलिएगा, तो नासिक्य वर्ण अपनी कॉपी पे हेडिंग लगा लो भाई, नासिक्य वर्ण, नासिक्य वर्ण। चलिए बेटा, नासिक्य वर्ण नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इन वर्णों का जो उच्चारण होगा वो कहां से होगा? केवल मुंह से, वो नाक से होगा, ठीक है ना। इन वर्णों का उच्चारण हमेशा हम कहां से करते हैं? नाक से करते हैं एक तरीके से, ठीक है ना। इसीलिए इसका उच्चारण कहां से होगा? नाक से। यानी कि वायु जो निकलती है वो कहां से निकलती है? नाक से निकलती है। बात समझ में आई? ठीक है। तो लिख लो पॉइंट बनाकर बेटा कि इन वर्णों के उच्चारण में हवा केवल नाक से ही निकलती है। इन वर्णों के उच्चारण में हवा, यानी कि जो हमारे फेफड़ों से हवा निकलती है, वायु निकलती है, वो कहां से निकलती है? नाक से। तो इन वर्णों के उच्चारण में हवा केवल नाक से ही निकलती है, नाक से ही निकलती है। और सबसे ज़्यादा जो इन वर्णों का इस्तेमाल किया आज तक, जो हमारा एक गायक है हिमेश रेशमिया, आपने सुने भी होंगे उनके गाने, ठीक है ना। तो उन्होंने जो है ना अधिकतर जो गाने हैं ना आपने सुने भी होंगे तो नाक से ही गाए, यानी कि मुख का प्रयोग कम करके नाक का ही प्रयोग ज़्यादा किया, ठीक है। तो भरपूर जो प्रयोग किया वो हिमेश रेशमिया ने किया, लेकिन अब तो शायद नहीं करते। पहले एक टाइम पर पूरा मतलब जो है हर गाने में इसी तरीके से बोलते थे कि जैसे कि नाक से हवा निकलती हो। बात समझ में आई? ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए, नासिक्य वर्णों को पंचम वर्ण या पंचमाक्षर या अनुस्वार वर्ण। नासिक्य वर्णों को पंचम वर्ण या पंचमाक्षर या अनुस्वार वर्ण भी कहा जाता है। क्योंकि जो ये नासिक्य वर्ण है बेटा, ये प्रत्येक वर्ग का आखिरी वाला वर्ण है, तो पांचवा वर्ण है एक तरीके से। तो इसलिए इसको क्या बोल दिया? पंचम वर्ण बोल दिया, या फिर पंचमाक्षर बोल दिया, या फिर अनुस्वार वर्ण बोल दिया। अनुस्वार वर्ण क्यों बोल दिया? क्योंकि हम इन पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार वर्ण का प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए इसका जो तीसरा नाम आया वो क्या है बेटा? अनुस्वार वर्ण है। बात समझ में आई? ठीक है। यहां तक चीजें एकदम क्लियर हुई होगी, ठीक है। चलिएगा, तो अगला जो पॉइंट होगा, अगले पॉइंट में हम कह सकते हैं कि नासिक्य वर्णों का प्रयोग
अगर ये अनुस्वार वर्ण है तो इसका मतलब नासिक्य वर्णों का प्रयोग अनुस्वार वर्ण के रूप में, अनुस्वार के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो नासिक्य वर्णों का प्रयोग अनुस्वार के रूप में किया जाता है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, नासिक्य वर्णों का प्रयोग, नासिक्य वर्णों का प्रयोग अनुस्वार, अनुस्वार जो है वो होता है अयोगवाह, अनुस्वार यानी कि ये वाला अनुस्वार क्या होता है, ये वाला। अभी हमने अयोगवाह के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं की, वो लास्ट में हम चर्चा करेंगे, लेकिन आपको मैं बता दूं अनुस्वार यानी कि अयोगवाह के अंतर्गत आता है। अयोगवाह दो प्रकार के होते हैं, एक अनुस्वार होता है और एक विसर्ग होता है, ठीक है ना। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, अनुस्वार की। तो नासिक्य वर्णों का प्रयोग अनुस्वार के रूप में किया जाता है, अनुस्वार के रूप में किया जाता है, अनुस्वार के रूप में किया जाता है। बात समझ में आई, ठीक है। अब जो अनुस्वार के रूप में प्रयोग किया जाता है, प्रयोग की अगर मैं बात करूं बेटा, किस तरीके से प्रयोग करते हैं अब देखते हैं, ठीक है ना। अगर मैं पहला जो हमारा पंचमाक्षर है क वर्ग का जो पांचवा वर्ण है वो क्या था बेटा, अंग्य था। क्या था बेटा, अंग्य था, ठीक है ना, ये वाला अंग्य। देखिए अगर बात अंग से एक बात स्पष्ट कर दूं मैं, एक तो होता है डे और एक होता है अंग्य, ठीक है। इसमें और इसमें क्या फर्क होता है, इस बात को भी समझ लो। तो बेटा अगर इसके नीचे ये बिंदु लगा हुआ है, पॉइंट लगा हुआ है, तो उस बात को बोलते हैं बिंदु तल। लेकिन अगर यहाँ पे लगा हुआ है तो उसको बोलते हैं बेटा तारण। क्या बोलते हैं, तारण। याद रखना इस बात को, इसको हम तारण बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, बिंदु तल। इसको हम क्या बोलते हैं भाई, बिंदु तल बोलते हैं, ठीक है बेटा। चलिए छोटी सी बात थी, ये भी हमने डिस्कस कर ली, ठीक है। तो बात हम अंगे की कर रहे थे। अब अंगे में देखो कैसे प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। आपने सुना होगा मंगल, मंगल जो शब्द होगा, है ना, मंगल एक डाकू भी था एक पिक्चर का, ठीक है ना। मंगल की मैं बात कर रहा हूं, मंगल। तो ये जो मंगल है, असलियत में मंगल का, मंगल जो पहले हम लिखते थे तो वो मंगल को हम इस तरीके से लिखते थे पहले, मैं, और यहाँ पे आ गया अंगे और आधा है ना, क्योंकि आधा रहेगा, क्योंकि प्रत्येक जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वे आधे होते हैं, हलंत लगा होता है इसके नीचे। तो मंगल, तो यहाँ आ गया बेटा ये। तो इस तरीके से लिखते हैं हम इसको। अगर हम पंचमाक्षर का प्रयोग अनुस्वार के रूप में ना करते तो हम मंगल को इस तरीके से ना लिखकर फिर इस तरीके से लिखा करते। बात समझ में आई, मंगल हो गया, संगम हो गया, ठीक है ना, संगम हो गया, संगम हो गया। बात समझ में आई, तो इस तरीके से लिखते। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं अय्या, तो अय्या के लिए ये आधा है, तो जैसे कि व्यंजन है, व्यंजन, व्यंजन हम इस तरीके से लिखते हैं कि नहीं। लेकिन अगर हम इसका पंचमाक्षर का प्रयोग अनुस्वार के रूप में न करते तो व्यंजन को हम किस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से लिखते, फिर व्यंजन इस तरीके से लिखा करते। बात समझ में आई, ठीक है। तो व्यंजन लिखा जाता है अब इस तरीके से, ठीक है। व्यंजन हो गया, पतंजलि हो गया, पतंजलि हो गया, ठीक है बेटा। उसके बाद आया बेटा अणे, जैसे कि खंड हो गया, खंड। अब खंड को हम इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन पहले किस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। पंडित हो गया, पंडित इस तरीके से लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता, आप कहोगे बिल्कुल सर, ठीक है ना। फिर उसके बाद आ गया बेटा ने, तो ये आधे है ने, जैसे कि संजय शब्द है, संजय, संजय। बात समझ में आई, संजय शब्द है, तो इसमें जो संजय शब्द है तो किस तरीके से लिखते हैं बेटा हम संजय को, इस तरीके से लिखते हैं। पहले अगर ये ना होता संजय, अगर हम पंचमाक्षर का प्रयोग अनुस्वार के रूप में ना करते तो हम संजय को इस तरीके से लिखते। बात समझ में आई, ठीक है। जैसे कि मैं अगर बात करूं मैं की, तो संविधान है, संविधान को आज हम किस तरीके से लिख रहे हैं, इस तरीके से संविधान। बात समझ में आई, संविधान, तो किस तरीके से लिखते, फिर इस तरीके से लिखते, सम जमा विधान। तो कुल मिलाकर पंचमाक्षर का प्रयोग जब से हमने अनुस्वार के रूप में करना शुरू किया तो एक तरीके से शब्द की संरचना भी छोटी हो गई। शब्द की जो संरचना थी, पहले शब्द इतना बड़ा लिखा जा रहा था, अब छोटा होना शुरू हो गया, ठीक है ना। तो कुल मिला के पंचम अक्षरों का प्रयोग अनुस्वार के रूप में करने से शब्द की संरचना छोटी हो जाती है, ठीक है। तो अब मैं इसी पॉइंट को यहाँ पे इसके नीचे लिख देता हूं, ठीक है, कि पंचमाक्षर, पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार के प्रयोग से, अनुस्वार के प्रयोग से शब्द की संरचना छोटी हो गई, छोटी हो गई। तो एक तरीके से मतलब फायदा हो गया, छोटी हो गई,
ठीक है। अगर यहाँ पे हम पंचमाक्षर की जगह अनुस्वार का प्रयोग ना करते तो शब्दों को हम बड़े बड़े लिखा करते। बात समझ में? तो इसका एक तरीके से हमें एक फायदा मिला कि अगर हम पंचमाक्षर का प्रयोग की जगह हम अनुस्वार का प्रयोग कर ले तो हमारा जो शब्द होता है वो छोटा हो जाता है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया हमारा पॉइंट। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि जो पंचमाक्षर होते हैं ये शब्द को सार्थक करने के लिए बेटा यानी कि अर्थपूर्ण बनाने के लिए आपस में भी बदल जाते हैं। देखिए, इससे अगला जो पॉइंट होगा मैं इसको रफ कर देता हूं, यहां से नोट कर लिया होगा आपने। इसके बाद पहले ये लिखना प्रयोग के बाद ये पॉइंट आ गया, और अब अगला जो पॉइंट है, क्योंकि पॉइंट के साथ ही मैं एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि चीजें क्लियर रहे। ठीक है, तो अगला जो पॉइंट है बेटा मेरा ये है कि पंचमाक्षर यानी कि नासिक के जो वर्ण हैं ये शब्द को सार्थक करने के लिए आपस में भी इंटरचेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। ठीक है ना, तो लिखिएगा पंचमाक्षर शब्द को सार्थक करने के लिए सार्थक करने अर्थात अर्थपूर्ण बनाने के लिए आपस में बदल जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझिए इस बात का मतलब क्या हुआ। देखिए बेटा, आपने ये नाम सुना होगा संजय, ठीक है ना, संजय। अब मुझे बताओ, अगर हम इसको तोड़ दें यानी कि अगर हम जो है अनुस्वार का प्रयोग ना करें तो ये शब्द किस तरीके से लिखा जाता? आप कहते हैं सर ये शब्द फिर इस तरीके से लिखा जाता, सन और जय, सन जय। तो इसका मतलब सन जमा जय लिखते कि नहीं लिखते? सन जमा जय लिखते कुल मिला के, क्योंकि ये आधा नय होगा। और ये ही इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वे सारे के सारे आधे होते हैं, यानी कि उनके नीचे हलंत लगा होता है। ठीक है, इसी बात से हमें इस बात का पता चलता है। ठीक है ना, इसी बात की गारंटी ये देते हैं। तो सन जमा जय। लेकिन प्रॉब्लम यह आई बेटा, जय का मतलब तो तुम्हें पता है, जय का तो अर्थ होता है, क्योंकि जो शब्द तुमने पहले से पढ़ रखा है, सुन रखा है या देख रखा है तो उसका कोई ना कोई अर्थ होगा। लेकिन इस सन का कोई अर्थ नहीं है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि जय का मतलब तो जीत होती है, लेकिन सन का कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये तय वर्ग का पांचवा अक्षर है ने और पै वर्ग का पांचवा अक्षर है मैं, तो ये जो न है ये किसमें बदल जाएगा? ये मैं में बदल जाएगा, सम। तो सम जमा जय, और जय का मतलब जीत और सम का मतलब समान, तो समान जीत। बात समझ में आई? तो संजय शब्द यानी कि इसको हमने क्या कर दिया, इस सन का कोई अर्थ नहीं था, तो शब्द को सार्थक करने के लिए, पंचमाक्षर शब्द को सार्थक करने अर्थात अर्थपूर्ण बनाने के लिए आपस में बदल जाते हैं। ठीक है ना, तो न किस में बदल गया? मैं में, और मैं किस में बदल जाएगा? न में, जब ये वापस से शब्द बनेगा संजय। बात समझ में आई? जैसे कि एक बहुत ही फेमस शब्द रहा रामायण, ये शब्द फेमस रहा कि नहीं? अगर आप इसको तोड़ोगे तो किस तरीके से तोड़ोगे? राम जमा अयन में तोड़ोगे कि नहीं? किस में तोड़ोगे? राम जमा अयन में तोड़ोगे, राम जमा अयन में। अब मुझे एक बात बताओ, राम का तो अर्थ है क्योंकि ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और राम एक नाम होता है, इंसान का नाम होता है, राम तो भगवान भी रहे, तो इसका मतलब ये शब्द तो तुमने पहले से ही सुन रखा भी है, देख भी रखा है। ठीक है ना, लेकिन अयन बताओ, अयन का कोई मतलब है क्या? नहीं, अयन का कोई मतलब नहीं होता। बात समझ में आई? लेकिन ये जो अणे खाली है ये किसमें बदलेगा बेटा? न में बदलेगा, ए न अयन, क्योंकि अणे को हमने न में बदल दिया, अणे को हमने किसमें बदल दिया? न में, और ये अणे है पंचमाक्षर। बात समझ में आई? तो इसका मतलब अणे किसमें बदलेगा? न में, और अयन का मतलब होता है बेटा नेत्र। ठीक है, तो राम जमा अयन, तो इसका मतलब राम का भी अर्थ हो गया, अयन का भी अर्थ हो गया, लेकिन अयन का कोई अर्थ नहीं हुआ। तो ये अणे भी पंचमाक्षर है और न भी पंचमाक्षर है, तो यानी कि शब्द को सार्थक करने के लिए, अर्थपूर्ण बनाने के लिए ये आपस में बदल भी जाते हैं। बात समझ में आई? तो इतनी बात समझ में आ चुकी होगी। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल से और समझाऊंगा। जैसे कि परिणाम, आपने सुना होगा शब्द परिणाम की, क्या परिणाम रहा, किसी भी चीज का क्या परिणाम रहा। ठीक है ना, तो मैं बात कर रहा हूं बेटा परिणाम की। तो परिणाम क्या होगा? जैसे कि परिणाम शब्द है, परिणाम, तो इसको जब तुम तोड़ोगे तो किस तरीके से तोड़ोगे? परि जमा नाम। अब मुझे बताओ, परि तो उपसर्ग होता है चारों ओर, इसका मतलब क्या होता है? परि यानी कि उपसर्ग होता है। ठीक है ना, तो परि तो उपसर्ग होता है, इसका मतलब इसका तो अर्थ होता है, लेकिन नाम का कोई अर्थ नहीं होता। तो ये अणे जो है पंचमाक्षर है, किसमें बदलेगा? नाम में बदलेगा, न में बदल जाएगा। समझ रहे बात को? ठीक है, तो न में, तो परि जमा नाम। तो शब्द को सार्थक करने के लिए
पंचमाक्षर आपस में बदल जाते हैं। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी कि यहाँ पे जो ये जो न था ये मैं में बदल गया, ये भी पंचमाक्षर, ये भी पंचमाक्षर। ये जो अणे है ये भी ये न में बदल गया, ये भी पंचमाक्षर, ये भी पंचमाक्षर। यहाँ अणे खाली फिर न में बदल गया तो पंचमाक्षर है, दोनों आपस में चेंज हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक है बेटा, एक लास्ट पॉइंट और बच गया बस इसमें, और लास्ट पॉइंट क्या है वो भी मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ। लास्ट पॉइंट क्या है, ठीक है ना, देखिएगा, इसको मैं रफ कर देता हूँ, इसके बाद तुम लास्ट पॉइंट लिखना, लास्ट पॉइंट क्या होगा। चलिएगा, नोट कर लेना भाई इस बात को, ठीक है। ये 3 एग्जांपल के माध्यम से हमने चीजों को समझ लिया, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट क्या होगा समझिए। हमारा लास्ट पॉइंट ये है बेटा कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा और पांचवा वर्ण अपने वर्ग के पहले वर्ण में बदल जाता है। क्यों? शब्द को सार्थक करने के लिए। कुल मिलाकर बात यह है, तो जो हमारा लास्ट पॉइंट होगा ये होगा कि शब्द को सार्थक करने के लिए, यानी कि अर्थपूर्ण बनाने के लिए, शब्द को सार्थक अर्थात अर्थपूर्ण बनाने के लिए, ठीक है, शब्द को सार्थक अर्थात अर्थ सार्थक या अर्थपूर्ण बनाने के लिए प्रत्येक वर्ग का तीसरा और पांचवा वर्ण अपने वर्ग के पहले वर्ण में बदल जाता है या बदल जाते हैं। समझ रहे बात को? तो मैंने क्या बोला कि शब्द को सार्थक या अर्थपूर्ण बनाने के लिए प्रत्येक वर्ग का तीसरा और पांचवा वर्ण अपने वर्ग के पहले वर्ण में बदल जाते हैं। तो कुल मिलाकर बात यही बेटा, जैसे कि मैं कै वर्ग यहाँ पे लिखता हूँ, कै वर्ग, ठीक है ना। कै वर्ग की अगर मैं बात करूँ, कंठ, ठीक है ना, उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? कंठ से। तो कै वर्ग में कौन कौन से है भाई? कै, खे, गे, घे और अंगे। क्लियर होगी बात? तो ये 5 हमारे पास वर्ण है, कै, खे, गे, घे, अंगे। तो मैंने कहा कि शब्द को सार्थक करने के लिए प्रत्येक वर्ग का, यानी कि कै वर्ग का भी, चै वर्ग का भी, टै वर्ग का भी, तै वर्ग का भी, पै वर्ग का भी, प्रत्येक वर्ग की बात कर रहा हूं मैं। तो मैं केवल कै वर्ग के बारे में ही लिखकर समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। तो कै वर्ग का, तो कै ये हमारा पहला हुआ, ये हमारा तीसरा वर्ण हुआ और ये हमारा पांचवा वर्ण हुआ। तो क्या कहा गया कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा और पांचवा वर्ण अपने ही वर्ग के पहले वर्ण में बदल जाते हैं। यानी कि तीसरा भी किसमें बदलेगा? पहले में, और पांचवा भी किसमें बदलेगा? पहले में। बात समझ में आई कि शब्द को सार्थक या अर्थपूर्ण बनाने के लिए प्रत्येक वर्ग का तीसरा और पांचवा वर्ण अपने ही वर्ग के पहले वर्ण में बदल जाते हैं। तो इन सब का माई बाप कौन होगा बेटा? ये पहला वर्ण होगा, कै वर्ण, कै होगा। बात समझ में आई? प्रत्येक वर्ग का पहला होगा। जैसे कि एग्जांपल से चीजों को समझते हैं भाई। जैसे कि एग्जांपल हमारे पास है बेटा वागीश। अब जैसे कि वागीश शब्द है, अगर हम इसको तोड़ते हैं तो बताओ इसमें से गी में से गे में बड़ी की मात्रा है कि नहीं? अगर मैं गे में से बड़ी ई निकाल लूं तो क्या बचेगा? ई से बचेगा कि नहीं? इधर क्या बचेगा? ई से बचेगा। यानी कि गे में से जब मैंने स्वर निकाल लिया तो वाग क्या बचा? आधा। वाग क्या बचा? आधा। वाग जमा ईस, वाग जमा ईस कहलाया कि नहीं? व्यंजन संधि है। हालांकि ये इसमें व्यंजन संधि होगी क्योंकि एक व्यंजन वर्ण और एक स्वर वर्ण के मेल से हमेशा व्यंजन संधि बनती है। बात समझ में आई? लेकिन अगर आप ढंग से वर्णमाला को पढ़ लोगे तो बेटा संधि में कुछ नहीं है, संधि बड़ी आसान हो जाती है। तो ये जो कंसेप्ट मैं समझा रहा हूँ ये वर्णमाला का कंसेप्ट है, लेकिन संधि में यूज होगा बाद में जाके, ठीक है ना। तो समझिए, तो मैंने क्या बोला कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा और पांचवा वर्ण शब्द को सार्थक करने के लिए अपने ही वर्ग के पहले वर्ण में बदल जाता है। तो मैंने कहा कि गे में से अगर मैं ईस वर्ण निकालूं तो ईस शब्द कहलाया, और ईस शब्द का तो अर्थ होता है, ईस का मतलब स्वामी होता है। लेकिन मुझे बताओ वाग का कोई अर्थ होता है क्या? आप कहोगे सर नहीं, वाग का कोई अर्थ नहीं होता, ना आपने सुना और ना कभी आपने लिखा होगा, ना कभी देखा होगा, ठीक है ना। वाग का कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन मुझे ये बताओ यहाँ पे ये कै वर्ग का तीसरा वर्ण है कि नहीं? और तीसरा वर्ण किस में बदलेगा? पहले में बदलेगा कि नहीं? तो इसका मतलब यहाँ पे जो ये तीसरा वर्ण है ये किस में बदलेगा बेटा? ये पहले में बदल जाएगा, वाक। वाक यानी कि पहला वर्ण हो गया। तो वाक जमा ईस, और वाक का मतलब होता है बेटा, वाक का मतलब होता है वाणी, और ईस का मतलब होता है स्वामी। तो इसका मतलब वाणी का जो स्वामी कहलाया वो कहलाया वागीश। बात समझ में आई? इसी प्रकार दूसरे और एग्जाम्पल से समझते हैं अभी चीजों को।
ठीक है। जैसे मैं लिख दूं वाग में, वाग में, ठीक है बेटा, वाग में, ठीक है, ये शब्द मैंने यहां पे लिख दिया वाग में, ठीक है। तो इसको एज इट इज तोड़ दो पहले तो, ठीक है ना, हमने एज इट इज तोड़ दिया, वा जमा मय, मय का मतलब होता है रचना करना, लेकिन वाग वांग का कोई मतलब नहीं होता। और ये जो अंग है ये कै वर्ग का 5वां वर्ण है, और 5वां वर्ण शब्द को सार्थक करने के लिए पहले में बदलेगा। तो ये 5वां वर्ण किसमें बदल गया बेटा, ये बदल गया वाक में। तो वाक जमा मय, और वाक का मतलब अभी बताया था वाणी, यानी कि वाणी की रचना करने वाला। तो कौन कहलाएगा बेटा, वाग्मय कहलाएगा। वाणी की रचना करने वाला कौन कहलाएगा बेटा, वाग्मय कहलाएगा। क्लियर हुई बात। ठीक इसी प्रकार अगर मैं बात करूं बेटा और एग्जाम्पल की, जैसे कि मैं बात करूं जगन्नाथ की, जैसे कि मैं बात करूं जगन्नाथ शब्द की, जगन्नाथ। अब जैसे कि जगन्नाथ शब्द है बेटा, इसको इसी तरीके से तोड़ दो जैसे ये लिखा हुआ है जगन, ये नया आधा आ गया और प्लस के नाथ, ठीक है ना। अब जगन का कोई अर्थ नहीं होता, नाथ का मतलब स्वामी होता है, लेकिन जगन का कोई अर्थ नहीं होता। ये बताओ ये जो ने है, ये ने जो है पंचमाक्षर है कि नहीं, तो इसका मतलब ये तैत है, दैत है, ने, तय वर्ग का 5वां अक्षर है। तो इसमें इसका मतलब ये किसमें बदलेगा, ये जो 5वां अक्षर है पहले में बदल जाएगा, जय गय तय, जगत, जगत बन जाएगा। ये पहला हो गया जगत जमा नाथ, यानी कि जगत का स्वामी कौन कहलाया, ये कहलाया जगन्नाथ। बात समझ में आई, यहां तक चीजें क्लियर हो चुकी होगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो बेटा, ठीक है ना। और एग्जांपल चाहते हो तो और एग्जांपल से भी चीजों को मैं समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे कि षणमास एक एग्जांपल है, षणमास, षणमास, ठीक है ना। तो षणमास को पकड़ो, इसी तरीके से तोड़ दो जैसे लिखा हुआ है, षण आधा अणे है तो आधा अणे, षण जमा मास। अब मुझे बताओ ये अणे खाली जो है ये टेट है, डेड है, अणे टे वर्ग का 5वां अक्षर है कि नहीं। अगर ये टे वर्ग का 5वां अक्षर है बेटा, तो टे वर्ग का पहला जो वर्ण होगा टे खुद होगा। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि ये किसमें बदलेगा, सठ, सठ जमा मास, सठ जमा मास। सठ का मतलब 6 और मास का मतलब महीना, यानी कि 6 महीने। तो षण मास का मतलब क्या होता है बेटा, 6 महीने होता है, ठीक है ना। तो यानी कि सठ जमा मास, पहले से प्रारंभ में ये शब्द था इस दुनिया में और ये शब्द था, तो टे अण में बदल गया और फिर जाके एक नए शब्द की उत्पत्ति होती है षण मास। क्योंकि जब भी नया शब्द बनेगा बेटा, दो अलग अलग सार्थक शब्दों से मिलकर ही बनता है हमेशा। बात समझ में, एक निरर्थक हो और दूसरा जो है सार्थक हो, तो कभी भी नए शब्द का निर्माण नहीं कर सकता। हमेशा जो है दोनों शब्दों की सार्थकता का होना जरूरी है, तभी जो है एक नए शब्द का निर्माण हो सकता है, अन्यथा नहीं, ठीक है। तो बेटा चलिए, हमने जो स्पर्श व्यंजन हमने स्टार्ट किया था वो हमारा होता है खत्म। तो अगली जो क्लास होगी बेटा उसमें हम इससे आगे बढ़ेंगे, अल्पप्राण, महाप्राण, सघोष और अघोष, ये सारी चीजें हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि चीजें एकदम मैंने क्लियर की होगी, जितना भी मैंने आपको समझाया तो बिल्कुल जो है एकदम डिटेल में समझाने की कोशिश की, ठीक है। तो चलिए बच्चों, इस क्लास को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को जरूर से जरूर, तभी ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास जो है ये वीडियो जा सकती है, ताकि भाई हमारी तरफ से थोड़ी सी भी हेल्प अगर किसी को मिलती है तो हमें बहुत खुशी मिलेगी, ठीक है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।